हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद की ठीक होंगे। और हम आज लेकर के आए हैं आपका बीपीएससी ट्री का सेट 3। ठीक है, आपके सामने है, बोर्ड पे लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? एनसीईआरटी बेस्ड पैटर्न, यानी कंप्लीट एनसीईआरटी का निचोड़ है, एमसीक्यू है, प्रैक्टिस है, आप सेट। ये कहने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ब खुद देख ही रहे होंगे, डिस्कशन भी देख रहे होंगे, क्वेश्चन का लेवल भी देख रहे होंगे। और ये नहीं हम बताने जाएंगे कि हाँ लेवल क्या है नहीं है, आप खुद डिसाइड करेंगे क्या कि आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके अनुसार क्वेश्चन है या नहीं है। ये आप खुद निर्णय करेंगे और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो हम लेकर के आए हैं एनसीईआरटी बेस्ड पैटर्न कंप्लीट पैकेज। आए बात समझ में? कुछ लाइट लगता है कि डिम लग रहा है, राइट? चलिए ठीक है। अब लाइट समझ, थोड़ा लाइट कम लग रही थी इसलिए मैंने देखा कि कुछ प्रॉब्लम है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे आते हैं कि हम एनसीईआरटी बेस्ड, ठीक है ना, जो साइंस का कंप्लीट है, जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान, इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। आप कंप्लीट ज्ञान घर से बने रहिए और एक एक क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन देखिए, डिस्क्राइब देखिए, डिस्कशन देखिए। आए बात समझ में? डिस्क्रिप्शन कहना उचित नहीं होगा, डिस्कशन देखिए, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देखिए। आए बात समझ में? यानी एक एक क्वेश्चन, अगर इस तरह का क्वेश्चन नहीं अगर पूछा तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, ये गारंटी है। आई बात समझ में? चलिए तो हम लोग बगैर टाइम को किल किए हुए क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। चलिए, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। कुछ कंप्लेन है कि थोड़ा जीम का मामला है, थोड़ा क्वेश्चन दिखता नहीं है ना। ठीक इसी तरह से आप हमें कमेंट करके बताते रहेंगे ताकि हम भी अपडेट होते रहेंगे और आपका भी योगदान कुछ इफेक्टिव रहेगा हमारे लाइफ में भी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन आई होप कि दिख रहा होगा, और नहीं दिख रहा हो तो मैं थोड़ा इसके जूम करता हूं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है क्या आपके, आयोडीन मोलिकुल्स आर हेल्ड इन द क्रिस्टल लैटिस बाय। ठीक है, देखिए आयोडीन मोलिकुल जो है, यानी मोलिकुल्स के फॉर्मेट में आएगा तो दिस इज द मोलिकुल्स। अगर इस तरह से लिखा हुआ तो इसको कहेंगे एटम्स। क्या कहेंगे? एटम्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम, यानी इस दोनों के बीच में अंतर क्या है। अगर आपसे ये पूछ दे ये क्या है और ये क्या है तो आप क्या बताएंगे? ये आप कहेंगे देखिए कुछ नहीं है तो इसका कोएफिशिएंट 1 होगा, ये भी कुछ नहीं तो इसका कोएफिशिएंट कितना होगा? 1 होगा। तो ये कहलाएगा 1 मोलिकुल ऑफ आयोडीन, ये कहलाएगा 1 एटम ऑफ आयोडीन। आई बात समझ में? यानी दोनों में डिफरेंसेस है। इसके बारे में बात करेंगे तो ये कहलाएगा स्टेबल। क्या कहलाएगा? स्टेबल है। ये कहलाएगा अनस्टेबल है। आई बात समझ में? अब क्वेश्चन आता है, जब आयोडीन मोलिकुल्स बनता है तो आयोडीन आयोडीन के बीच में क्या हुआ? एक बॉन्ड फोर्स लगा होगा, तब जाकर ये क्या बना होगा? I2 बना होगा। तो इसके बीच में जो फोर्स लगाना, क्या मैंने बोला? इन दोनों के बीच, यानी दो एटम्स ऑफ आयोडीन के बीच जो फोर्स लगा और फोर्स लग करके एक अणु बनाया, मोलिकुल्स बनाया, इस फोर्स का नाम पड़ता है लंदन फोर्स। क्या नाम पड़ता है? लंदन फोर्स। आंसर क्या हो जाएगा? यानी लंदन फोर्स के कारण ही क्या बनता है? बोलिए, यानी लैटिस बनता है। लैटिस का मतलब क्या होता है? एक यूनिट सेल में कन्वर्ट होना, एक यूनिट सेल बनता है। ठीक है, उसी यानी हम लोग एक रेगुलर स्ट्रक्चर जो फॉर्म करता है उसी को हम लोग कहते हैं लैटिस। क्या कहते हैं? लैटिस। दिस आर चैप्टर्स ऑफ क्लास 12 के अंदर पढ़ना है, सॉलिड स्टेट, वहाँ पे लैटिस, यूनिट सेल, सारा चीज़ क्लियर किए जाते हैं। और हमने वहीं से क्वेश्चन को क्या किया है, एकदम उठा करके लाया है, जिस तरह से क्वेश्चन 9th-10th के लिए पूछी है। और हमारा क्लास 9th-10th ही नहीं, सबको कवर कर रहा है। 11th-12th वाले को भी कवर कर रहा है, 9th-10th को भी कवर कर रहा है, और इनसे नीचे अगर 6 to 8 वाले भी है तो वो भी अगर वीडियो देखेंगे तो उनको भी कुछ ना कुछ फायदा देगा। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क ठोस है? ठीक है, कौन सा नेटवर्क ठोस है? H2O तो जान रहे हैं आपका लिक्विड है। आयोडीन जो होता है ये एमोर्फस, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ये गैस के फॉर्मेट में रहता है। आयोडीन क्या रहता है? गैस के फॉर्मेट में रहता है। चलिए SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी गैस के फॉर्मेट में, लेकिन यहाँ नेटवर्क सॉलिड का रहा तो आपके सामने एक दिख रहा होगा डायमंड। डायमंड किसका एलोटॉप्स है? किसका अप्रूप है? कार्बन का अप्रूप है। कार्बन का कितना अप्रूप होता है? 3। कौन कौन? डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिस्टर फुलेरेंस, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा ठोस विद्युत चालक नहीं है? मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड्स इज नॉट एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। यानी आपको दिख रहा है, कह रहा है क्या कि ये सब सॉलिड है, लिख दिया मतलब मैग्नीशियम सॉलिड है, TiO सॉलिड है, I2 सॉलिड है,
H2O सॉलिड है। आए बात समझ में? यानी H2O सॉलिड का मतलब आइस है। तो आइस जो होता है ना, आइस के जो अंदर में मोलिकुल्स होता है, इसके बीच में गैप होता है, वो कंप्लीट सॉलिड नहीं होता। इसलिए H2O अगर लिक्विड सॉलिड के फॉर्म में दिया जा रहा है तो ये कहलाएगा नन कंडक्टर। क्या कहलाएगा? नन कंडक्टर कहलाएगा। आए बात समझ में? तो आंसर क्या हो जाएगा? H2O। ठीक है, अगर आपको कुछ ऐसा लगे तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक सॉलिड्स? आयनिक के लिए मैंने क्या बताया था कि आयनिक सॉलिड वो चीज होता है, यानी आयनिक कंपाउंड कहेंगे किसको, जो मेटल और नॉन मेटल के बीच बनाएगा, और उसके बीच जब एक यानी आयनिक होते, मेटल जो होता है लॉस करता है और नॉन मेटल क्या करता है? गेन करता है। इसका मतलब जो लॉस करता है उसमें पॉजिटिव चार्ज आता है, जो गेन करता है उसमें नेगेटिव चार्ज, मतलब देने वाला धनात्मक है, लेने वाला क्या है? ऋणात्मक है। दो अपोजिट नेचर होगा तो इसका मतलब ये हो गया कि उसके बीच क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो आयनिक बॉन्ड जब भी बनेगा उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। चलिए, तो यहां क्या करा? निम्नलिखित में कौन सा आयनिक ठोस का लक्षण नहीं है? लक्षण जब होगा तो उसमें क्या होगा? ब्रिटल नेचर। ठोस जब हो जाएगा उसको थुड़िएगा तो क्या हो जाएगा? भंगुर हो जाएगा। तो ये तो हमारा है, सही है। नहीं कह रहा तो नहीं गलत लास्ट से। पहला वाला क्या? वेरी लो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन द मोल्टेन स्टेट, यानी कंडक्टिविटी होती है लेकिन कह दिया क्या? लो कह दिया। तो आंसर तो यहां तक अभी जा रहा है कि ये होगा आंसर, लेकिन और भी क्वेश्चन हो सकता है। देखिए ऑप्शन है आपके पास, भले ही मोर देन वन ऑप्शन में लिखा हुआ नजर नहीं है, लेकिन एक से ज्यादा भी आंसर है, एक से ज्यादा। हमने बोथ 1 और 2 क्या कि बहुत सारे साथी क्या करते हैं? आंसर रट जाते हैं, क्वेश्चन को नहीं देखते कि क्या करा नहीं करा। इसीलिए मैंने उस ऑप्शनों के हटा दिया है कि बोथ ए एंड बी, यानी यहीं से आप पढ़िए और यहीं से आंसर लाइए कि एक से ज्यादा आंसर होगा या नहीं होगा। राइट, चलिए, तो एक से ज्यादा भी आंसर है इसमें। वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, इसके बीच तो इंटरेक्शन होता है, सही है। एन एसोट्रोपिक नेचर, यही हमारा क्या लग रहा है? डाउट लग रहा है। एक से ज्यादा आंसर आ रहा है हमारा, क्या होगा? एन आइसोट्रोपिक इन नेचर होता है, तो ये नहीं होगा आपका। करेक्ट आंसर क्या होगा आपके पास? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एन आइसोट्रोपिक इन नेचर। आइसोट्रोपिक मतलब समझ रहे? एक जैसा। नॉट लगा हुआ, नॉट का रिलेशन नॉट से आ जाएगा, एन आइसोट्रोपिक नेचर हो जाएगा। इज द करेक्ट आंसर। पांचवा क्वेश्चन, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, यानी ग्रेफाइट जो है इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। क्यों? हमने बताया कि ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट जो है अप्रूफ है किसका? कार्बन का। कितने अप्रूफ होते हैं? 3। कौन कौन? डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिस्टर फुलरेंस। डायमंड जो होता है ये बैड कंडक्टर होता है, बकमिस्टर भी बैड कंडक्टर होता है, उसी में एक ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट गुड कंडक्टर होता है। रीजन? क्योंकि इसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? यानी ग्रेफाइट के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है? कंडक्ट करता है। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आएगा आपका फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी ग्रेफाइट के पास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड तापमान के आधार पर चालक या कुचालक के रूप में व्यवहार करता है? ठीक है, चलिए, व्यवहार करता है। ये हमारा तो गैस है, ये अर्ध, ये क्या कहलाएगा? इंसुलेटर ही कहलाएगा, ये नहीं कहलाएगा। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हो जाता है? एक वाइट पाउडर बन जाता है, तो ये भी नहीं होगा। यानी कंडक्ट करने के लिए संरचना में होना जरूरी है। कंडक्ट करने के लिए किसी भी चीज को चालक के रूप में प्रवाह कराने के लिए, मतलब अगर इससे यहां तक जाकर इसका स्ट्रक्चर में फॉर्म होना जरूरी है, तभी जाकर के इसके अंदर से पाइप जाए या कुछ भी चीज लेकर के जा सकते हैं। राइट, चलिए, तो इसमें जो आंसर आएगा हमारा TiO2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? TiO2 क्या हो जाएगा? तापमान के आधार पर चालक या कुचालक के रूप में व्यवहार करता है। कौन? TiO2। इसको बोलते हैं टाइटेनियम डाइऑक्साइड। क्या कहलाएगा? टाइटेनियम डाइऑक्साइड। ठीक है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड शो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज लाइक मेटल? SiO2 तो आप सिलिकॉन ऑक्साइड है, इसको हम लोग क्वार्टेज कहते हैं। और ऑप्शन हम लोग देखते हैं कहां पे, और ऑप्शन काफी नीचे। MgO, SO2, Si, ये आपका सिलिकेट नहीं होगा, SiO2 नहीं है, MgO भी नहीं है, ये नहीं है आपका, MgO भी नहीं है, ये
क्या हो जाता है, राख हो जाता है, व्हाइट एस SO2 ये गैस है, क्रोमियम डाइऑक्साइड ये हो जाता है आपका, क्या हो जाता है, क्रोमियम डाइऑक्साइड। क्रोमियम, इसका नाम क्या है, क्रोमियम डाइऑक्साइड, क्रोमियम डाइऑक्साइड नाम है इसका। अगर इसमें पूछे क्रोमियम डाइऑक्साइड में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, यानी क्रोमियम पे चार्ज कितना है, तो यहाँ पे देखिए चार्ज ऑक्सीडेशन कैसे निकालते हैं, CrO2 है। इस कंपाउंड में कोई चार्ज दिया है क्या, नहीं दिया है, तो 0 मानेंगे, यानी जिसका निकालना उसको X मानिए। ऑक्सीजन कहीं भी रहेगा ऑक्साइड फॉर्म में इसका चार्ज होता है -2, याद रखिएगा। पर ऑक्साइड फॉर्म में रहेगा तो ऑक्सीजन पे चार्ज होगा -1, पर ऑक्साइड रहेगा तो सुपर ऑक्साइड में किस में रहेगा, हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। जैसे यहां पे देखिए ये H2O लिखा हुआ, इसको क्या पढ़िएगा, हाइड्रोजन ऑक्साइड, और ये लिखा हुआ H2O2, इसको क्या पढ़िएगा, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो पर लग जाएगा तो उस पर ऑक्सीजन का चार्ज आएगा -1, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका मतलब यहाँ ये हाइड्रोजन ऑक्साइड, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या है चार्ज, -2 है, ठीक है। तभी जाकर के एक हाइड्रोजन का एक प्लस होता है तो 2 हाइड्रोजन कितना, 2 प्लस, एक ऑक्सीजन का यहाँ पे -1 है तो -2 हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन का मिल करके न्यूट्रल बनाएगा, ये याद रखिएगा। आई बात समझ में। और ये एक अल्सो एग्जाम्पल है किसका, रिडॉक्स रिएक्शन का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिडॉक्स रिएक्शन का अगर कोई एग्जांपल पूछे तो सुपर ऑक्साइड का वाटर, यानी सुपर वाटर का फॉर्मूला तो बता दीजिएगा। H2O2 को सुपर वाटर भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सुपर वाटर भी कहा जाता है, ठीक है। तो अब देखिए हमने ऑक्सीडेशन नंबर पे आए थे, क्या थे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। क्या इस पे कोई चार्ज दे रखा है, नहीं दे रखा, तो ये इक्वल हो जाएगा 0, ठीक है। जिसका निकालना उसको X मानिए। ऑक्साइड है तो ऑक्साइड का होगा -2, तो एक ऑक्साइड ऑक्सीजन का -2 तो 2 ऑक्सीजन कितना, -4, ये हो जाएगा आपका 0। तो X बराबर कितना हो जाएगा, X बराबर 4, यानी यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +4 है, +4 है। आई बात समझ में। यहाँ पे मैग्नीशियम का कितना हो जाएगा, तो ऑक्साइड है हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये -2, तो ये ऑटोमेटिक मिलकर कितना, यानी कोई भी कंपाउंड मिल करके 0 होता है, न्यूट्रल होता है। आई बात समझ में। तो यहाँ पे सल्फर का कितना हो जाएगा, एक ऑक्साइड का -2 तो 2 ऑक्साइड का कितना हो जाएगा, -4, तो इसका +4। किसी का भी निकालने के लिए कहेगा निकाल लीजिएगा। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बर्थ कंट्रोल। मतलब जन्म, यानी क्या कहते हैं, बर्थ कंट्रोल के लिए हमको, यानी जो हमारा जो मेडिसिन बनता है वो कौन सा, यानी कौन सा सुटेबल होगा, कौन सा मेडिसिन बेहतर है, इसके बारे में कह रहा है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे पढ़िए, ऑप्शन पढ़िए, कंटेंस एस्ट्रोजन ओनली, कंटेंट प्रोजेस्टेरोन ओनली। देखिए एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के बारे में जानिए। प्रोजेस्टेरोन को प्रेगनेंसी हार्मोन कहा जाता है, प्रोजेस्टेरोन को कौन सा हार्मोन कहा जाता है, प्रेगनेंसी हार्मोन। मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट कराने वाला कौन है, एस्ट्रोजन है। इसका मतलब प्रेगनेंसी के लिए, प्रेग्नेंट होने के लिए दोनों हार्मोन इसेंशियल है। अगर हम बर्थ कंट्रोल कराना चाह रहा है तो इसका मतलब इस दोनों रोल को हमको डीएक्टिव करना पड़ेगा। तो जो भी पिल्स मेडिसिन जो बनेगा इस दोनों हार्मोन के मिक्सचर बनेगा। आई बात समझ में। तो आंसर क्या हो जाएगा, कंटेन अ मिक्सचर ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन डेरिवेटिव्स। समझ में बात आई या नहीं आई। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे विच हार्मोन इज ऑल्सो नॉन एज प्रेगनेंसी हार्मोन, आंसर क्या आना चाहिए, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। विच हार्मोन्स आर एसेंशियल फॉर मेंस्ट्रुएशन साइकिल, कमेंट करके आंसर करिएगा, हमें आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। एस्प्रिन के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। एस्प्रिन जानते हैं, देखिए एस्प्रिन एक पेन रिलीवल मेडिसिन है। ये खास करके उस पेशेंट को, यानी वैसे पेशेंट को दिया जाता है जिनका हार्ट का प्रॉब्लम है, यानी हार्ट का जो पेन होता है, दर्द होता है, उसको आराम दिलाने के लिए एस्प्रिन बहुत लाभदायक कारक है। आई बात समझ में। चलिए तो ये जो होता है एस्प्रिन जो होता है एक मेडिसिन, ये नॉन नॉर्कोटिक होता है। देखिए नॉर्कोटिक मेडिसिन जो होता है बहुत सारा यूज के, मतलब एक होता है एक किलर के रूप में इस्तेमाल करना और एक इनहेलर मतलब नशा के रूप में इस्तेमाल करना। तो एस्प्रिन ऐसा नहीं है, नॉर्कोटिक नहीं है, ठीक है, ये नॉन नॉर्कोटिक है। क्या है, एस्प्रिन जो है नॉन नॉर्कोटिक है। ऑप्शन पढ़िए, एस्प्रिन बिलोंग्स टू नॉर्कोटिक एनाल्जेसिक नहीं। देखिए एनाल्जेसिक जहां भी लगा रहेगा कंपोजिशन, मैंने मेडिसिन के भी बारे में बता रहा हूं। एनाल्जेसिक का मतलब होता है दर्द निवारक दवा। क्या, दर्द निवारक दवा। लेकिन यहां क्या लगा दिया, नार्कोटिक। होता क्या है, नॉन नार्कोटिक। आए बात समझ में। तो ये हमारा क्या, ये तो असत पूछ रहा है, तो ये असत हमारा दिख रहा है यहाँ तक। इट इज इफेक्टिव इन रिलीविंग पेन। हाँ,
एस्पिरिन जो होता है वो पेन में आराम के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। दूसरा क्या, इट हैज एंटी ब्लड क्लोटिंग एक्शन, बिल्कुल हार्ट वाले को दिया जाता है, ब्लड को क्लोटिंग ना होने दिया जाए। अगर ब्लड का क्लोटिंग हो जाएगा तो हार्ट वाले तो पेशेंट ऐसे ही परेशान है, अगर ब्लड उनका भी क्लोटिंग होना शुरू हो जाएगा तो हार्ट बीट क्या हो जाएगा और डैम करेगा, स्लो करेगा, जिसके कारण उनके अंदर बेचैनी बढ़ेगी। इसलिए एस्पिरिन दिया जाता है ताकि ब्लड को क्लोटिंग ना होने दिया जाए। ये भी बात सही है। इट इज न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग, बिल्कुल सही है, मतलब न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटी मतलब क्या कहते हैं उसको, यांत्रिकी क्रिया को एक्टिव कराने के लिए भी ये मेडिसिन दिया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नॉन नॉर्कोटिक है, यहां दे दिया नॉर्कोटिक। इनकरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर आंसर आपका करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट यूजफुल क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स फॉर मेडिकल केमिस्ट। मेडिकल केमिस्ट में क्या इस्तेमाल किया जाता है, इसके लिए जो होता है ना, सबसे बेसिक आधार इसका है मोलिकुलर टारगेट, यानी किस से बनाया जाए और इसका जो कोई भी मेडिसिन होगा उसका कंपोजिशन क्या डाला जाए। तो सबसे बेहतर आधार इसका मोलिकुलर टारगेट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर टारगेट। किस बेसिस पे, मोलिकुलर टारगेट के बेसिस पे। देखिए हर एक मेडिसिन का कंपोजिशन होता है, आपने देखा होगा मार्केट से जब परचेस करने गए भी होंगे तो देखे होंगे कि उस कंपनी का, जिस कंपनी का आप मेडिसिन लेना चाह रहे हो वो कंपनी, लेकिन बोलेगा क्या कि नाम चेंज, मतलब कंपनी चेंज है, कंपोजिशन सेम है। इसका मतलब दूसरी कंपनी बनाई कंपोजिशन, उसी कंपनी जो कंपोजिशन का आपका मेडिसिन है वही कंपोजिशन है, बट नाम क्या होगा, अलग होगा, क्योंकि कंपनी अलग कंपनी बनाई है। तो बिल्कुल है, कॉपी तो करेगा नहीं, अलग नाम से ला, कंपोजिशन क्या है, सेम है। तो इन केसेस में क्या किया जाता है, डायग्नोसिस के रूप में उसको दे भी दिया जाता है कि हाँ चलिए ठीक है, मेडिसिन नहीं मिल पा रहा है, परेशान है, तो डॉक्टर साहब क्या करते हैं, प्रिस्क्राइब कर देते हैं, हाँ ठीक है इसको ले लिया जाए, कंपोजिशन सेम है, राइट। चलिए, तो उसी को कहा जाता है मोलिकुलर टारगेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, सॉरी करेक्ट कह रहा है, क्या कह रहा है, करेक्ट कह रहा है, क्या कह रहा है, सम ट्रैंकुलाइजर्स फंक्शन बाय इनहिबिटिंग द एंजाइम्स विच कैटलाइज द डिग्रेडेशन ऑफ नॉर एडिनलिन। कथन सही है। चलिए, ट्रैंकुलाइजर्स आर नार्कोटिक्स नहीं, ये ट्रैंकुलाइजर जो भी इनहेलर और क्या कहते हैं एंटी क्लोटिंग के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा और नॉन नार्कोटिक होगा, नॉन नार्कोटिक होगा, नॉन नार्कोटिक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रैंकुलाइजर्स आर केमिकल कंपाउंड्स दैट डू नॉट अफेक्ट द मैसेज ट्रांसफर ऑफ द फ्रॉम द नर्व टू रिसेप्टर। नहीं, ये जो है इफेक्ट करता है या नॉट लगा दिया। देखिए ट्रैंकुलाइजर्स कहते हैं किसको है, यानी एक सेंसिटिविटी, ये आपने पढ़ा होगा क्या, जैसे साइनेप्स पढ़े होंगे, ये क्या करता है ना, जिसे हमारे शरीर में एक उद्दीपन होता है, क्या होता है, उद्दीपन होता है। इस उद्दीपन जैसे इस उद्दीपन को हम लोग कहते हैं स्टिमुली, क्या कहते हैं, स्टिमुली। कुछ भी आपके साथ कुछ इवेंट होता है, इसके मैसेज को क्या ब्रेन तक की सूचनाएं मिलती है, आए बात समझ में। तो एटमॉस्फेयर में जो चीज़ हो रहा है उसको आप एब्जॉर्ब करेंगे तो वो कहलाएगा हमारा स्टिमुली, क्या कहलाएगा, और उसके प्रति रिस्पॉन्स करना कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ट्रैंकुलाइजर्स कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ट्रैंकुलाइजर्स कहलाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ट्रैंकुलाइजर्स फंक्शन बाय इनहिबिटिंग द एंजाइम्स विच कैटलाइज द डिग्रेडेशन ऑफ नॉर एडिनलिन। नॉर एडिनलिन मतलब ये क्या है, एडिनलिन ग्लैंड से रिलेटेड है, मतलब एंजाइम ये जो है ट्रैंकुलाइजर्स ग्लैंड से के साथ फंक्शनिंग नहीं करता, ग्लैंड के साथ फंक्शनिंग नहीं करता। ये करता क्या है, ये आपका स्टिमुली की तरह भी हेल्प करता है। इसलिए आपका जो है सत्य आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ये नहीं होगा, सत्य कह रहा है, इनहिबिट करता है किसको, एंजाइम को, विच कैटलाइज द डिग्रेडेशन ऑफ नॉर एडिनलिन, ठीक है ना, यानी नॉर एडिनलिन की तरह नहीं करता। अगर एडिनलिन हो जाता मतलब ये हार्मोनल एक्शन होता, आए बात समझ, इसीलिए नॉर एडिनलिन इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, सल्वर्सन इज आर्सेनिक कंटेनिंग ड्रग्स विच वाज फर्स्ट यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ। देखिए सल्वर्सन ये साइंटिस्ट है, इसने एक इस्तेमाल किया, ये कहाँ के साइंटिस्ट है, जर्मन के हैं, जर्मन केमिस्ट है, ठीक है। ये सबसे पहली बार आर्सेनिक यूज किया मेडिसिन के रूप में, किसके रूप में, कौन सी बीमारी, एक है सिफिलिस बीमारी, सिफिलिस आप कहो या सिफिलिस कहो, ठीक है। सिफिलिस बीमारी कैसा बीमारी है, एसटीडी बीमारी है, कैसा बीमारी है, एसटीडी। एसटीडी क्या है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, आई बात समझ में। तो ये हमारा डिजीज है, ये होता क्या है, किससे, ये बैक्टीरिया से होता है। भले सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज बता रहा, लेकिन ये जो बैक्टीरिया जो बीमारी कॉजेज होता है, इफेक्टेड होता है, किससे होता है, यानी इसका जो पैथोजन है कौन है, बैक्टीरिया है, कौन है, बैक्टीरिया। इसके ट्रीटमेंट के लिए जो इस्तेमाल किया गया था, आर्सेनिक का मेडिसिन का इस्तेमाल किया गया था, आई बात समझ में। ये डिजीज जो है बहुत है, यानी एसटीडी डिजीज, सिफिलिस जो है ये बोथ मेल एंड फीमेल दोनों में है। लेकिन एक और बीमारी एसटीडीज जिसको हम लोग कहते हैं गोनोरिया, क्या कहते हैं, गोनोरिया इज द स्पेशल है, किसके लिए, ओनली फीमेल के लिए, याद रखिएगा,
क्योंकि एसटीडी की बात आ गई तो मैंने बता दिया कि यानी गोनेरिया जो है ये ओनली फीमेल में ही पाए जाते हैं, इस बीमारी को मेल में नहीं पाया जाता। बाकी सिफिलिस जो है ये कॉमन है, मेल में भी होगा फीमेल में भी होगा। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। ए नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स इज एक्टिव अगेंस्ट, देखिए ये जो होता है एंटीबायोटिक्स है, तो एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल किए ही किसके लिए जाते हैं? जो बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी है उसको क्या किया जाए? किल किया जाए, यानी बैक्टीरिया हमारे शरीर में ग्रोथ डेवलप ना करे और कोई बीमारी का कारक ना बने। आए बात समझ? इसी बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकने के लिए हम लोग एंटीबायोटिक्स लेते हैं। और आपको पता होगा कि आकार के आधार पे बैक्टीरिया कितने तरह के होते हैं? 4 तरह के होते हैं, जो मैंने बताया है पिछले लेक्चर में। कैसे कौन कौन होता है? रॉड सेल, ठीक है, स्पाइरल सेल, कोमा सेल, ठीक है, स्फेरिकल सेल। आई बात समझ में? तो ये 4 तरह के होते हैं और उसी में होता था रॉड, कोमा, स्पाइरल जो होता था उसको हम लोग कहते थे, क्या कहते थे? ग्राम पॉजिटिव, क्या कहते थे? और एक उसी में विब्रो टाइप का स्फेरिकल टाइप आता था, उसको हम लोग क्या कहते थे? ग्राम नेगेटिव। यानी बैक्टीरिया जो होता है 2 तरह के हो गए, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। बैक्टीरिया जिस किंगडम से बिलोंग, जिस फैमिली से बिलोंग करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मोनेरा फैमिली। क्या कहते हैं? मोनेरा फैमिली। तो यानी हमारा जो एंटीबायोटिक हो किसके लिए हो जाएगा? ग्राम पॉजिटिव के लिए भी होगा और ग्राम नेगेटिव के लिए भी। ग्राम नेगेटिव से जो बीमारी होता है आपका हुआ पता चलेगा टाइफाइड। टाइफाइड में आपने सल्मोनेला, यानी ये बैक्टीरियल डिजीज है। कौन सा बैक्टीरिया है? सल्मोनेला टाइफी। कौन सा बैक्टीरिया? सल्मोनेला टाइफी। ये किस कैटेगरी में जाता है? तो ग्राम नेगेटिव में जाता है। किस में जाता है? ग्राम नेगेटिव। हाँ दोस्तों, तो आपको माइंड में ये सवाल आ रहा होगा। फिर आखिर ग्राम पॉजिटिव कौन सा बीमारी कॉज कराता है? तो ग्राम जो पॉजिटिव है ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, यानी जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है हमारे अंदर, इंटेस्टाइन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आता है ये कौन कराता है? ये ग्राम पॉजिटिव कराता है। और जो टाइफाइड वगैरह हो गया, यानी एक्सटर्नली जो फील होता है वह ग्राम नेगेटिव का काम है। जो इंटरनली फील कराता है वो हमारा ग्राम पॉजिटिव का काम है। बस आपके लेवल तक यहीं तक समझ जानने की जरूरत है। आगे आइए, मतलब ये लेवल नहीं, लेवल कहने को देखिए कोई भी चीज़ जानने का अंत नहीं होता, लेकिन जितना एग्जाम पूछेगी ये इतना, इसके आगे डेप्थ में जाना वो एम्स और नीट वाला के लिए काम आ जाएगा। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस फेवर द एग्जिस्टेंस ऑफ सब्सटेंसेस इन द सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट के में कंडीशन होने के लिए क्या होना? लो टेम्परेचर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लो टेम्परेचर। अगर ऑप्शन में आएगा तो मार देंगे इसको, देख लेते हैं ऑप्शन है कि नहीं। ऑप्शन अगर लो टेम्परेचर है तो इसको क्या करेंगे? बगैर देखे आंसर मार देंगे। क्वेश्चन आपके ऊपर में दिख गया, ये है, क्योंकि फिर मान ले आंसर हम यहाँ सिर्फ आपका ऑप्शन दिख रहा होगा, क्वेश्चन इसके ऊपर स्लाइड हो गया। यानी सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करने के लिए कंडीशन क्या है? तो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करने के लिए कंडीशन है क्या? टेम्परेचर का लो होना। टेम्परेचर का लो होना, टेम्परेचर बढ़ा करके तो अच्छा चीज़ को खिलाया जा सकता है। जैसे आपने सुना होगा लोहा के वेल्डिंग, उसमें कौन सा इस्तेमाल किया जाता है? एसिटाइलिन। क्या किया जाता है? एसिटाइलिन। ये एसिटाइलिन जब एयर के ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देता है। कितना? ऑलमोस्ट 3000 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए रॉड को ये गला भी देता है और रॉड को काट भी देता है आसानी से। इसलिए वेल्डिंग मशीन जो कौन सा गैस का इस्तेमाल करता है? आप इथाइलिन कहिए या उसी का नाम है एसिटाइलिन। क्या नाम है? एसिटाइलिन। क्या नाम है? एसिटाइलिन। समझ में आई बात कि नहीं आई? चलिए आ गई होगी, आई होप की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन सा नहीं है? देखिए ए ट्रू सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ट्रू सॉलिड है। चलिए ठीक है। ए रेगुलर पीरियोडिकली रिपीटेड पैटर्न, बिल्कुल जब भी सॉलिड बनेगा तो एक दूसरे से क्या होगा? कंपैक्ट होगा, ये भी बात सही है। आइसोट्रोपिक नेचर नहीं, आइसोट्रोपिक नहीं है, नॉट ही ना पूछ रहा, हाँ तो ये नहीं है। डिफिनिट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स हीट ऑफ फ्यूजन, जैसे मान लिया जाए कि सॉलिड है उसको मेल्ट कराइएगा तो यानी वो टेम्परेचर, देखिए एक होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आए बात समझ में? तो यानी किसी सॉलिड का एक अपना तो एक सीमा होगा कि इससे ज़्यादा अगर ताप मिलेगा तो हम अपनी शेप को खो बैठेंगे। आए बात समझ? तो उसी को कहा जाता है हीट ऑफ फ्यूजन। मानी जिस शेप टेम्परेचर के, अगर मान लिया जाए कि किसी वस्तु में 50 डिग्री सेल्सियस ताप तक बर्दाश्त करने की क्षमता है, अगर उससे ज़्यादा जाएगा तो क्या हो जाएगा? अपने आकार को खो बैठेगा। आए बात समझ में? तो इसी को कहा जाता है हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आए बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एमॉर्फस सॉलिड। देखिए एमॉर्फस का मतलब होता है झूठा, मतलब सॉलिड है ही नहीं लेकिन सॉलिड कह रहा। एमॉर्फस का मतलब स्यूडा, झूठा, जिसका यानी जिस तरह से स्यूडो का मतलब झूठा होता है, जिस तरह से आपका कहा जाएगा क्या? अमीबा फूड लेता है, किससे लेता है?
सीडोपोडिया से लेता है। किससे लेता है? सीडोपोडिया। तो सीडो देखिए, पोडिया का मतलब होता है लेग्स। क्या अमीबा के पास रियल में लेग्स है? नहीं है, लेकिन लेग की तरह काम करता है, इसीलिए बोला जाता है सीडोपोडिया, राइट। तो ठीक उसी तरह से एमॉर्फस है। देखिए एक क्वेश्चन आपका यहां भी आ गया, अगर हम पूछा जाए कि अमीबा न्यूट्रिशन किससे लेता है, तो आंसर क्या आएगा? अमीबा न्यूट्रिशन सीडोपोडिया से लेता था। सीडोपोडिया क्या है? सीडोपोडिया एक फॉल्स लेग है अमीबा का, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। एमॉर्फस कौन है? यानी एमॉर्फस झूठा सॉलिड, तो एक क्वार्टेज ग्लास है। क्या है? क्वार्टेज ग्लास, जिसका फॉर्मूला होता है SiO2। क्या होता है? SiO2, इसको कहते हैं क्वार्ट ग्लास, ठीक है ना। चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा? क्वार्ट्ज ग्लास जो एमॉर्फस सॉलिड है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वार्ट्ज ग्लास के अपवर्तनांक के मान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? क्वार्ट्ज ग्लास में जो होगा ना, डायरेक्शन जो होगा, डायरेक्शन यानी हर ऑल डायरेक्शन में क्या होगा? सेम इन ऑल डायरेक्शन। अपवर्तनांक जो होगा ना, अपवर्तनांक इंग्लिश में कहते हैं रिफ्रैक्टिव, यानी क्वार्टेज में रिफ्रैक्टिव जो होगा अपवर्तनांक होगा, सभी दिशा में एक समान होगा, सभी दिशा में एक समान होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सेम इन ऑल डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य अनाकार ठोस नहीं है? मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू एमॉर्फस सॉलिड? ऑन हीटिंग दे मे बिकम क्रिस्टलाइन एट सर्टेन टेम्परेचर, दे मे बिकम्स क्रिस्टलाइन ऑन कीपिंग ऑन नेचर, the amorphous solids can be molded by heating, they are anisotropic in nature। anisotropic in nature क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा anisotropic in nature। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। A few statement describing certain features of reproduction are given below। प्रजनन की कुछ विशेषताओं का वर्णन करने वाले कुछ कथन नीचे दिए गए हैं प्रजनन के लिए। देखिए, गैमिट फ्यूजन टेक्स प्लेस, एक दूसरे से गैमिट को इसको रखिए अभी अंदर। गैमिट एक दूसरे में क्या होता है? ट्रांसफर नहीं होता। गैमिट कहते हैं किसको? जब एक में हमारा यानी मेल गैमिट जब फ्यूज करता है, क्या करता है? फ्यूज करता है, तो इसको हम लोग कहते हैं जाइगोट। क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं। चलिए, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक्स प्लेस। हाँ, जब गैमिट जाएगा तो उसमें क्या आएगा? जेनेटिक मटेरियल जाएगा, डीएनए के रूप में जाएगा। आए बात समझ में? तो ये बात तो सही आ रहा। रिडक्शन डिवीजन टेक्स प्लेस, ये नहीं होगा। मतलब डिवीजन का मतलब हो गया कि जब तक ये जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद जो है क्या? एम्ब्रॉय का डेवलपमेंट होगा। तो जाइगोट जब डिवीजन होता है तो एम्ब्रॉय का डेवलपमेंट होता है। आए बात समझ में? तो ये गलत हो गया। प्रोगेनी हैव सम रिजेंबल विथ पेरेंट्स, बिल्कुल प्रोगेनी कहते हैं औलाद, यानी औलाद में जो होता है कुछ कैरेक्टर्स आते हैं पेरेंट्स का। तो ये द करेक्ट आंसर। तो यानी आपसे पूछा क्या है? कथन नीचे दिए गए हैं, सही है, तो आपका आंसर कौन हो जाएगा? दो आंसर होगा, बी एंड डी एंड द करेक्ट आंसर। बोथ हो गया आपका, बी एंड डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म क्लोन कैन नॉट बी अप्लाइड टू ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज। चलिए देखिए क्या करा, क्लोन शब्द का प्रयोग लैंगिक प्रजनन से बनी संतानों पर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि क्लोन एक होता ऑफस्प्रिंग। क्लोन कहते किसको है? तो क्लोन जो इस्तेमाल किया जाता है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए किया जाता है। किसके लिए? क्योंकि क्लोन जो होता है बिल्कुल पेरेंट्स की तरह एक जैसा होता है, उसमें नो वेरिएशन देखने को मिलता है। आए बात? यानी आपसे पूछा जाए कि लैंगिक और अलैंगिक जनन में क्या अंतर है, तो आपका एक सिंपल और साधारण आंसर ये होना चाहिए कि लैंगिक जनन में विविधता यानी वेरिएशन ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है, अलैंगिक जनन में वेरिएशन कम पाया जाता है। सिंपल और साधारण डिफिनेशन। चलिए क्वेश्चन अब पे हम लोग आते हैं। ऑफस्प्रिंग डू नॉट पॉजेज एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ पेरेंट डीएनए, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग पर डीएनए ऑफ ओनली वन। क्या ये ऑप्शन सही है? ऑफस्प्रिंग डू नॉट पॉजेज एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ ऑफस्प्रिंग। क्लोन में एग्जैक्ट कॉपी तो डीएनए का होता है, क्योंकि वेरिएशन नहीं होता। ऑफस्प्रिंग डीएनए ऑफ ओनली वन पेरेंट इज कॉपीड एंड पास वन टू द ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग आर फॉर्म एट डिफरेंट टाइम्स। डीएनए ऑफ पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग आर कंप्लीटली डिफरेंट। आपके हिसाब से आंसर क्या आना चाहिए? क्या इसको मैं आंसर छोड़ दूं आपके कमेंट के लिए या बता दूं? चलिए एक क्वेश्चन इसको छोड़ते हैं, आप थोड़ा जज कर, चुके इसमें ट्विस्ट है क्वेश्चन, एक से ज़्यादा भी आंसर है और एक भी है, तो थोड़ा कमेंट करके हमें बताइएगा। ये क्वेश्चन को हम होल्ड करते हैं, छोड़ते हैं आपके लिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं, इसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे। आइए, असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फिजन इज कॉमन टू विच ऑफ द फॉलोइंग्स। देखिए,
असेक्सुअल यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है यूकैरियोटिक, कुछ यूकैरियोटिक्स में भी होगा और कुछ प्रोकैरियोटिक्स में भी होगा। आई बात समझ में? यानी कुछ ऐसे यूकैरियोटिक का मतलब यानी वैसा प्राणी, वैसा जीव जिसमें न्यूक्लियस वेल डिफाइंड पाया जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं यूकैरियोटिक्स। तो यूकैरियोटिक हो सकता है, यूनिसेलुलर भी होगा और मल्टीसेलुलर भी होगा। तो असेक्सुअल, अब देखिए जैसे प्लांट्स की बात करिए, ह्यूमन की बात करिए और अमीबा की बात करिए। अमीबा में भी यूकैरियोटिक पाया जाता है, लेकिन उसमें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा, सेक्सुअल या असेक्सुअल? अलैंगिक प्रजनन है, असेक्सुअल है। आई बात समझ में? तो वही चीज कराती है, यानी जरूरी नहीं है कि जितने भी यूकैरियोटिक्स वाले हैं उसमें सेक्सुअली रिप्रोडक्शन ही होगा, ऐसा नहीं है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कुछ यूकैरियोटिक्स में होंगे और कुछ जैसे मान लिया जाए फंगी की बात करिए, फंगी तो यूकैरियोटिक में आ जाएगा। मोनेरा की बात करिए तो मोनेरा जो में फैमिली वाला जो भी है सब प्रोकैरियोटिक है, लेकिन उसमें भी रिप्रोडक्शन होता। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता तो बताइए एक से ज़्यादा कई बैक्टीरिया के डेवलपमेंट हो करके। आए बात समझ में? तो इसलिए यानी कुछ पैरोकैरियोटिक्स और कुछ यूकैरियोटिक में भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो आंसर हमारा ये भी होगा और आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर होगा। और भी ऑप्शन में देख लेते हैं ऊपर करके, और सम प्रोकैरियोटिक। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए एंड सी द करेक्ट आंसर। ए एंड सी इज द करेक्ट आंसर। दो आंसर आएगा, बोथ ए एंड सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ फ्यू स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर गिवन बिलो। लैंगिक प्रजनन के संबंध में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, कौन सही है? देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट ऑलवेज रिक्वायर टू इंडिविजुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड होता है टू इंडिविजुअल। चलिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली इन्वॉल्व्स इन गैमेट फ्यूजन। म्यूसिस नेवर अकर ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अ रूल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए डज नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड टू इंडिविजुअल, यानी इंडिविजुअल का मतलब कि यूनि पेरेंटल मतलब अलग अलग पेरेंट, मेल और फीमेल अलग अलग। मेल और फीमेल तो रिक्वायर्ड होते ही है। आए बात समझ में? यानी एक कभी कभी क्या होता है ना कि सिंगल बॉडी से भी क्या हो जाता है, मल्टी सेलुलर तो है लेकिन सिंगल बॉडी से भी रिप्रोड्यूस हो जाता है। जैसे हाइड्रा, हाइड्रा एनिमल है, मल्टी सेलुलर एनिमल्स है। हाइड्रा क्या है? हाइड्रा क्या है? एनिमल्स है। बहुत लोग हाइड्रा को प्लांट्स कहते हैं, नहीं, हाइड्रा क्या है? एनिमल्स है, मल्टी सेलुलर है, उसमें बर्ड लाइक प्रोजेक्शन होता है और बॉडी से क्या होता है, डिटैच होता है। तो ये जरूरी नहीं है कि दो में ऑलवेज। तो बिल्कुल ये सही कह रहा है ना, इंडिविजुअली भी हो सकता है। और क्या करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली इन्वॉल्व्स गैमेट फ्यूजन। बिल्कुल, यानी इसमें आंसर क्या आ जाएगा, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। आए बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, धान के पौधे के नर युग्मकों के केंद्रक में 12 गुणसूत्र होते हैं। मादा गैमेट युग्मज और अंकुरों की कोशिकाओं में गुणसूत्र संख्या होगी। इन द फीमेल, इंग्लिश में देख लीजिए, द मेल गैमिट्स ऑफ राइस प्लांट्स है 12 क्रोमोजोम। मैं यहां बता दूं, गैमिट में जो होता है, गैमिट को कहते हैं हैप्लोइड। क्या कहते हैं? हैप्लोइड, हैप्लोइड कहते हैं। ठीक है, हैप्लोइड मतलब सिंगल वाला, इस तरह से हैप्लोइड को एक सिंगल एन से हम लोग डिनोट करते हैं। और आपके पास जाइगोट हो गया, जाइगोट, और क्या कह रहा है, जाइगोट और जाइगोट एंड सेल ऑफ द सीड। हाँ, सीड की बात करें तो सीड और जाइगोट जो होता है 2n होता है, डिप्लॉयड होता है। क्या होता है? डिप्लॉयड होता है। तो अब आपका आंसर हो गया होगा, यानी ये एक सेट ऑफ क्रोमोसोम को n से रिप्रेजेंट, यानी n का वैल्यू इसमें कितना है, 12 है। तो यह जाइगोट में कितना हो जाएगा, 24। सीड में कितना हो जाएगा, 24। यानी ये याद रखने के लिए बात है कि हैप्लोइड में जो क्रोमोसोम होता है, जैसी डिप्लॉयड की बात करेगा तो उस क्रोमोसोम का डबल हो जाएगा। तो हमारा गैमिट जो होता है वो हैप्लोइड होता है और जाइगोट जो होता है क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। अगर मान लिया जाए कि गैमिट में, जैसे सपोज करिए जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो मेल गैमिट से और फीमेल गैमिट से 23 क्रोमोसोम आया, बात समझे, कॉपी जाता है। तो 23 मेल का, 23 किसका, फीमेल का। क्या बना है, क्या बना, जाइगोट बना। था जाइगोट में कितने क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम आ गए। तो वो 46 क्रोमोसोम किसका किसका आया, 23 मेल का और 23 फीमेल का। आए बात समझ में? लेकिन उसमें से जो है 23 नहीं आता है,
22 ही आता और प्लस एक सेक्स क्रोमोजोम आता। कंफ्यूज नहीं होना, 22 कॉमन है मेल में भी और फीमेल में भी, ठीक है ना। एक है सेक्स क्रोमोजोम, ठीक है, यानी 22 44 और एक हमारा क्या हो जाएगा, एक सेक्स क्रोमोजोम, तो मिलकर के कितना, यानी एक पेयर सेक्स क्रोमोजोम, तो यानी 46 हो गया, जिसमें से 22 पेयर कॉमन और 1 पेयर डिफरेंट होता है। आए बात समझ में? तो आंसर क्या हो जाएगा, गैमीट जो होता है हैप्लॉइड होता है, इसमें क्रोमोजोम की संख्या कितना, 12। जाइगोट जो होता है डिप्लॉइड होता है, इसमें क्रोमोजोम संख्या कितना, 24। और क्या कहते हैं, सीड्स में जो होता है ये भी डिप्लॉइड है, इसमें क्रोमोजोम की संख्या कितना, 24। तो आंसर क्या हो जाएगा, 12 24 24 द करेक्ट आंसर। ठीक है, आए बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हम लोग। गिवन बिलो आर अ फ्यू स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। कौन होगा सही? चलिए, तो अब यहां पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में देखिए, द मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड एंड रिलीज साइमल्टेनियसली, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्या करा है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो करने वाला होता है वो जनरली पाया जाता है पानी में। कहाँ पाया जाता है, पानी के अंदर पाया जाता है, पानी में रहता है। तो दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ओनली अ फ्यू गैमेट्स आर रिलीज इनटू अ मीडियम, नहीं। वाटर इज द मीडियम इन अ मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एग्जिबिटिंग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, बिल्कुल, यानी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करने वाला मैक्सिमम कहाँ पाए जाते हैं, वाटर में पाए जाते हैं। इसमें क्या हो गया आपका, एक से ज्यादा आंसर आया। पहला क्वेश्चन का यानी आंसर क्या होगा, द मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड एंड रिलीज साइमल्टेनियसली, दोनों अलग अलग से रिलीज करेंगे, ठीक है ना। यानी बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होना, वही उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होना, ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। यानी एग जो है, एग हमारा क्या कहलाएगा, एक्सटर्नल, लेकिन उसके अंदर से चूजा निकलना वो इंटरनली कहलाएगा। यानी बहुत लोग ऑप्शन में दे देते एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में किसको, हेन को। आए बात समझ में? तो हेन एग तो हमारा एक्सटर्नल हो गया, लेकिन हैचिंग का कंडीशन क्या है, उसमें जो शेप आ रहा है इंटरनली आ रहा है। आए बात समझ में? इसी पे एक बहुत अच्छा कोर्स है कि हर टूटने को बर्बादी नहीं कहते, हर टूटने से जिंदगी का आगाज भी होता है। आए बात समझ में? यानी टूटे तो ऐसा नहीं समझिए कि टूट गए तो बिखर गए, कुछ चीज़ों को टूटने से जिंदगी का क्या होता है, आगाज होता है, शुरुआत होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। शुक्राणु निर्माण, शुक्राणु के निकलने की प्रक्रिया है, ये क्या कहलाता है, स्पर्मिटेशन इज द प्रोसेस ऑफ द रिलीज ऑफ द स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को हम लोग क्या कहते हैं, यानी स्पर्म इसी के थ्रू का ट्रेवल करता है। यानी आपके पास होगा वास डिफरेंस भी होता है, वास इंफ्रेंसिया भी होता है। आए बात समझ में? प्रोस्टेट ग्लैंड्स भी होता है। ये बहुत अलग अलग है, जितना आप पढ़ेंगे लगेगा कम ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल इज जनरली प्रेजेंट इन द ओवरी ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन फीमेल अराउंड सेट। देखिए, ग्राफियन फॉलिकल कहा जाता है 11 से लेकर के 17 दिन जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के होते हैं, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के यानी 11 से 17 दिन जो होता है उसको हम लोग ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं, और इसी को हम लोग कहते हैं ल्यूटेनिंग फेज भी कहते हैं। यानी इसी स्टेज में मोर चांसेज होता है क्या, फर्टिलाइज करने का। आई बात समझ में? तो इसी को हम लोग कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल, 11 से 17। चूंकि मैक्सिमम यानी जो ये होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, इस स्टेज में ज़्यादा रिलीज होता है, और एक और हार्मोन होता है लुटेनिंग हार्मोन। क्या होता है, लुटेनिंग हार्मोन भी रिलीज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास। एक्रोसोमल रिएक्शन ऑफ द स्पर्म अकर्स ड्यू टू, शुक्राणु की एक्रोसोम प्रतिक्रिया किसके कारण होती है? ये जो होता है इट इज कंडक्ट विथ जोना पेलुसिडा ऑफ द ओवा। ओवा के पास में एक पार्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा, बस इतना याद रखिए। शुक्राणु के एक्रोसोम वाला जहां ऑप्शन आएगा तो क्या रहता है, कॉन्टेक्ट वन जोना पेलुसिडा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास कैन बी फॉर्म्ड इन विच इकोसिस्टम। देखिए इकोसिस्टम से भी क्वेश्चन आपके पास है। इकोसिस्टम कहते हैं किसको है, यानी रिलेशन बिटवीन, देखिए रिलेशन बिटवीन इन्वायरमेंटल एंड ऑर्गेनिजम्स को जो होता है, हैबिटेट होता है, एडेप्टेशन होता है, इसके बीच के रिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। और इसके बीच के रिलेशन के बारे में स्टडी कहलाना क्या कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता। आए बात समझ में? चलिए तो यहाँ क्या कर रहा है, बायोमास का उल्टा पिरामिड, उल्टा देख, एक पिरामिड आपका इस तरह से पढ़े होंगे आप, और एक पिरामिड आपका ये सॉरी एक पिरामिड, इसको कहते हैं उल्टा। तो ये नहीं, देखिए ये पिरामिड हमारे पास इस तरह से रहता था, आप पढ़े भी होंगे। ये एनर्जी लेवल को क्या करता था, रिप्रेजेंट करता था। किसको करता था, एनर्जी लेवल को करता था। सबसे नीचे जो होता था वो प्रोड्यूसर होता था। क्या होता था,
प्रोड्यूसर होता था जो फोटोसिंथेसिस करता था, जो खाना खुद से बनाता था। आई बात समझ में? तो ऊपर जाते जाते हमारा क्या होता था, यानी अगर प्लांट्स, यहाँ पे मान लीजिए प्लांट्स है, तो इसको खाने वाला क्या कहलाएगा, हार्बीवोर्स। तो इसमें जो एनर्जी होगा इसका, इसमें कितना परसेंट जाएगा, तो इसमें यानी प्लांट से हमारा हार्बीवोरस में जो एनर्जी जाएगा ओनली 10% जाएगा। कितना जाएगा, ओनली 10%। अगर यहाँ 1000 है, क्या है 1000, तो 1000 का 10% कितना हो जाएगा, 1000 का 10%, 1000 का 10% कितना, 100। यानी हार्बीवोरस में कितना जाएगा, 100। अगर यहाँ कार्निवोरस है, हार्बीवोरस का खाने वाला, तो उसमें एनर्जी कितना जाएगा, इसका 10% यानी 10। फिर इसके ऊपर जो कोई खाने वाला होगा उसमें कितना जाएगा, तो उसमें इसका 10% यानी 1। आई बात समझ में? इसी को हम लोग कहते हैं ट्रॉफिक। देखो यहाँ जो है प्रोड्यूसर, इसका जो फर्स्ट यूज किया यानी हार्बीवोरस हो जाएगा ट्रॉफिक लेवल 1, ट्रॉफिक लेवल 1। हार्बीवोरस को जो खाने वाला होगा कार्निवोरस, इसको कहेंगे ट्रॉफिक लेवल 2। आई बात समझ में? ये चैन श्रृंखला होता है, ठीक है। लेकिन मैरीन वाला केस में जो होता है, मैरीन में उल्टा होता है, यानी उल्टा पिरामिड होता है, उल्टा पिरामिड होता है, ठीक है। मैरीन जो होता है सॉल्टीज एरिया होता है, यहाँ का जो फिश होता है उसका डेवलपमेंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, हाईली ग्रोथ होते हैं। नॉर्मली जो आपके पास रिवर है वहाँ के जो मछली और मैरीन ओशियन वाला जो मछली होता है, उस दोनों में साइज में आपका डिफरेंस नजर आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोड्यूसर, कौन प्रोड्यूसर नहीं है। प्रोड्यूसर का मतलब जो फोटोसिंथेसिस खुद करेगा उसी को हम लोग प्रोड्यूसर कहेंगे। तो हमको लगता है कि बहुत लोग ये पहली बार नाम ही जान रहे होंगे, ठीक है। तो अब जान लीजिए क्या है। स्पाइरोगायरा ये अलगी का बेटा है। किसका बेटा, अलगी का। अलगी क्या है, प्लांट्स है। अलगी क्या है, प्लांट्स है, यानी इसका बेटा भी प्लांट कहलाएगा। चलिए एगेरिकस ये फंगी का बेटा है। एगेरिकस क्या है, फंगी का बेटा है। एगेरिकस जो है फंगी का बेटा है। वॉल्वॉक्स जो है ये अलगी का बेटा है, अलगी का बेटा है। नॉस्टक भी किसका बेटा है, अलगी का बेटा है। किसका बेटा है, यानी अलगी। देखिए अब अलगी का बेटा है तो अलगी करता क्या है, अलगी जो है फोटोसिंथेसिस करता है। तो जो फोटोसिंथेसिस करता है यानी खुद से भोजन बनाता है उसको हम लोग कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स। इसका मतलब ये हुआ कि स्पाइरोगायरा, वॉल्वॉक्स, नॉस्टक ये क्या है, ऑटोट्रॉफिक है, ऑटोट्रॉफिक है। खुद से भोजन बनाता है, खुद से क्या करता है, भोजन बनाता है। हमको भोजन की जगह खोजन बोला जा रहा है ना। तो भोजन खुद से क्या करता है, खुद से भोजन बनाता है। आई बात समझ में? चलिए यानी जहां जहां मिस्टेक हो रही है मैं आपको रिकॉल कराते जा रहा हूं, ठीक है ना, ताकि फिर बाद में आप नहीं हंसे, ठीक है। चलिए तो यानी जो खुद से भोजन बनाता है उसको क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक। एगेरिकस जो है फंगी का बेटा है और ये खुद से नहीं बनाता, ये क्या होता है, सरे गले चीजों को लेता है। ये हमारा सेप्रोफाइटिक है। क्या है, सेप्रोफाइटिक, सेप्रोफाइटिक। तो आंसर क्या हो जाएगा, प्रोड्यूसर नहीं है। तो जो खुद से यानी फोटोसिंथेसिस किया वो प्रोड्यूसर, जो फोटोसिंथेसिस नहीं किया वो प्रोड्यूसर नहीं होगा। तो आपका इकलौता आंसर कौन हो जाए, एगेरिकस। कोई आपसे पूछे कि एगेरिकस क्या है, एगेरिकस फंगी का बेटा है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र, ठीक है, शुद्धता प्राथमिक उत्पादन के संदर्भ में सबसे अधिक आगे क्या जा रहा है, उत्पादक है, सबसे अधिक उत्पादक है। चलिए इसको इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम इज मोस्ट प्रोडक्टिव इन टर्म्स ऑफ नेट प्राइमरी प्रोडक्शन। देखिए तो जो हमारे पास मतलब ऊंची वाले एरिया होता है जहाँ पे क्लाइमेट अच्छा हो, यानी ना ज़्यादा गर्म हो ना ज़्यादा ठंडा हो, मॉडरेट कंडीशन हो, तो हमारा कहलाता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। क्या कहलाता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट द करेक्ट आंसर, ठीक है। ट्रॉपिकल यानी मैंने इस क्वेश्चन के अंदर हर टॉपिक को मैंने टच किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। ऑल द जीन्स लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम, सभी जीन एक ही गुणसूत्र पर स्थित होते हैं, क्या बनाएंगे बताइए। फॉर्म डिफरेंट ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन दियर रिलेटिव डिस्टेंस। डिस्टेंस बढ़ेगा तो क्या होगा, ये जीन रिप्लिकेशन जो होता है, जीन रेप्लिकेशन घटता है। डिस्टेंस बढ़ने से जीन रेप्लिकेशन, क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन क्या होता है, घटता है। फॉर्म वन लिंकेज ग्रुप, फॉर्म वन लिंकेज ग्रुप इज द करेक्ट आंसर होगा आपका। फॉर्म वन लिंकेज ग्रुप क्या आएगा, फ्रॉम यानी डिस्टेंस को शॉर्ट में रखना है। डिस्टेंस बढ़ाने से क्रोमोसोम का जो लिंकेज होगा वो घटेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए आप। कंडीशन ऑफ कैरियोटाइप 2n+-1 एंड 2n+-2 आर कॉल्ड। कैरियोटाइप की स्थिति 2n+1 और 2n+-2 कहलाती है। क्या कहलाती है, देखिए ये प्लस माइनस ये बता रहा है कि क्रोमोसोम डिफरेंट हो सकता है।
बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो जब कॉपी होगा, क्रोमोजोम घटे या बढ़े, लॉस या गेन हो, उसी को कहते हैं एन्यूप्लॉइडी। क्या कहते हैं? यानी एन्यूप्लॉइडी अगर आपसे पूछे तो क्या बताइएगा? जब क्रोमोजोम क्या हो, लॉस हो या गेन हो, उस सूरत में कहलाता है एन्यूप्लॉइडी। क्या कहलाता है? क्रोमोजोम का लॉस होना या गेन होना। जैसे सपोज करिए नॉर्मली ह्यूमन में कितने 46, अगर मान लीजिए 48 हो गया तो पुरुष नहीं क्या कहलाएगा? वो महापुरुष कहलाएगा। क्या कहलाएगा? और महिला है तो महिला नहीं महामहिला कहलाएगी। ठीक है, मतलब उसको अलग कैटेगरी में रखा जाएगा। क्या किया जाएगा? अगर कम हो जाए, 46 है उससे कम हो जाए, 42 हो जाए, 43, तो ये कहलाएगा डाउन सिंड्रोम। क्या कहलाएगा? डाउन सिंड्रोम। तो न ज्यादा में चैन है न कम में चैन है, जितना मीडियम में रहे, यानी 46 कॉमन होता है उतना ही रहे तो बेहतर है। उसके ऊपर हो गया तो अलग कंडीशन, नीचे हो गया तो अलग कंडीशन। आई बात समझ में? तो इसी को हम लोग कहते हैं एन्यूप्लॉइडी। क्या कहते हैं? एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी याद रहेगा, यानी क्रोमोसोम का लॉस होना या गेन होना क्या कहलाएगा? एन्यूप्लॉइडी कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स एंड परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन शोज। मैंने अभी बताया डिस्टेंस बढ़ेगा, क्रोमोसोम के रेप्लिकेशन जो होगा, कॉम्बिनेशन जो होगा वो घटेगा, तो क्या हो जाएगा? इनवर्स रिलेशनशिप होगा। एन इनवर्स रिलेशनशिप द करेक्ट आंसर। देखिए इंट्रोडक्शन और लेक्चर में ही अगला क्वेश्चन का आंसर आता है, अगर ध्यानपूर्वक सुनिएगा तो आंसर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी ऑफ द नेट प्रोडक्टिविटी ऑफ अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इज ईटेन एंड डाइजेस्टेड बाय हर्बीवोरस। अब तो ऑप्शन में जाना पड़ेगा, क्वेश्चन पढ़ ही ले। हाँ चलिए आ गया। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र की शुद्धता उत्पादक की कितना हिस्सा शाकाहारी भोजन खाते और पचाते हैं? ठीक है, हम अभी बताया आपको कि जो हमारे पास प्रोड्यूसर है प्लांट है, फोटोसिंथेसिस, अगर आप उसको लेते हैं, अगर प्लांट्स के अंदर अगर 100 जूल है तो क्या आपके पास कंप्लीट 100 जूल आ गया? नहीं, उस 100 जूल का 10% ही आप में आएगा, यानी इसको कहा जाता है 10% रूल। क्या कहा जाता है? एनर्जी फ्लो कितना होता है? 10%। 10% रूल याद रखिएगा, 10% लॉ कह लीजिए, 10% रूल कह लीजिए, जो भी होगा। यानी प्रोड्यूसर से हार्बीवोरस में कितना? 10%, फिर हार्बीवोरस से कार्निवोरस में कितना? उसका 10%। आई बात समझ में? दैट इज कॉल्ड 10% लॉ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन द चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन कम्युनिटीज आर क्या कहलाएगा? परिस्थिति की उत्तराधिकारी के प्रक्रिया के दौरान समुदाय में जो परिवर्तन होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम लोग, देखिए अब यहां पे समझिए कैसे होता है। सबसे पहले इकोसिस्टम में जो एनर्जी का फ्लो होता है वो एक डायरेक्शन में होता है, रिवर्स में नहीं। जैसे सपोज करिए मान लीजिए यहां पे क्या है? प्लांट्स है। क्या है? प्लांट्स है। तो अब यहां पे हम लिखते हैं प्लांट्स है, यहां पे हम लिखते हैं ग्रास ओपर। ग्रास क्या लेते हैं? ग्रास ओपर। ठीक है, ग्रास ओपर। या यहीं पे हम आपको क्या लिखते हैं? गोट लिख देते हैं, बकरी। ठीक है, और यहां पे हम लिख देते हैं ह्यूमन। क्या लिखते हैं? ह्यूमन। अब आप बताइए मुझे, प्लांट ग्रास ओपर को खाएगा या ग्रास ओवर प्लांट्स को खाएगा? ये डिपेंड है इस पे। क्या है? ये डिपेंड है इस पे। तो ऑर्डर किधर जाएगा? जो जिस पे डिपेंड रहेगा उसके तरफ ऑर्डर जाएगा। ह्यूमन जो है किसको खाएगा? गोट को, प्लांट्स को खाने वाला। आई बात समझ में? चलिए अब जो एनर्जी का जो फ्लो है हमारे पास, एनर्जी का जो फ्लो हो, एक डायरेक्शन में दिख रहा है कि बाई डायरेक्शन दिख रहा है? एक डायरेक्शन में दिख रहा है, तो एनर्जी का ये बताइए सीक्वेंस में है या नहीं है? सीक्वेंस में है या नहीं? एक सीक्वेंस में दिख रहा है, इसीलिए कह रहा है ऑर्डरली एंड सीक्वेंशियली। जो जिसको खाएगा ऑर्डर उसके तरफ होगा, और ये होता है यूनि डायरेक्शन। कैसा होता है? यूनि डायरेक्शन होता है। ये कहीं ना कहीं एक आधा क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्लाइमेक्स कम्युनिटी इज एन स्टेट ऑफ। तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो होता है ये किसके लिए होता है? क्लाइमेक्स कह दिया तो इसमें जो भी रहने वाला होगा सब एक समान होगा, इक्विलिब्रियम होगा, समतुल्य होगा, बराबर होगा। ठीक है, पिरामिड ऑफ नंबर इज। तो पिरामिड नंबर इज हमने आपको बताया सीधा भी होता है और क्या होता है? उल्टा भी होता है। तो इसका मतलब क्या कर सकता? ये हमारा टॉप हो गया, ये क्या हो गया? फिर इसका एक बार टॉप ऊपर है और एक बार बॉटम ऊपर है, तो इसका मतलब अपराइट भी है और इन्वर्टेड भी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आइदर अपराइट और इन्वर्टेड। या तो क्या होगा? अपराइट होगा या इन्वर्टेड होगा। इन्वर्टेड किस केस में था? मैरीन वाला केस में था। इन्वर्टेड किस में था? मैरीन वाला केस में।
और ये अपराइट किस में होगा, तो अपराइट किस में होगा, जब प्रोड्यूसर नीचे होगा। प्रोड्यूसर कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। प्रोड्यूसर के बाद कौन आएगा, कार्निवोरस। कार्निवोरस के बाद कौन आएगा, हार्बिवोरस, सॉरी हार्बिवोरस आएगा। पहले तो घास खाने वाला ना आएगा, तो घास खाने वाले को कहते हैं हम लोग हार्बिवोरस। तो हार्बिवोरस है, उसके बाद कौन आएगा, कार्निवोरस। और कार्निवोरस के बाद कौन आएगा, तो जो उसको खा सके, जो उसको खा, जैसे ईगल है तो ईगल को हम लोग सबसे टॉप पे डालते हैं ताकि वो कार्निवोरस को भी क्या करता, खा लेता। आई बात समझ में। यानी ये हमारा हो गया फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, ये हमारा हो गया सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, ये हो गया थर्ड। टॉप पे कहेगा फॉर द ईगल हमारा टॉप, उसके बाद उसको कोई खाने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चलिए। किसी पौधे की पत्तियों पर पड़ने वाली सौर ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश संश्लेषण द्वारा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है, तो ओनली 2 से 10%। VVI 2 से 10%। ये पिछले बार क्वेश्चन जो है बीपीएससी जो एग्जाम ली थी 1 to 5 वाले में ये क्वेश्चन आया था डायरेक्ट, और बहुत लोगों ने आंसर गलत किया है। यहां तक कि जो आंसर कराया है यूट्यूब पे वो भी गलत आंसर कराया है। आए बात समझ में। एकदम बेसिक कंसेप्ट ये याद रखिए, जो सन एनर्जी लेता है वो कन्वर्ट कितना होता है, 2 से 10% होता है। इसका किसी ने 1 से 5 बता दिया, किसी ने 5% बता दिया, किसी ने 2% बता दिया। ये ऑर्डर में है 2 से 10, मिनिमम 2 मैक्सिमम 10। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। डीएनए स्टैंड में न्यूक्लियोटाइड एक साथ जुड़े होते हैं। देखिए न्यूक्लियोटाइड डीएनए जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से होता है, कुछ इस तरह से होता है। तो ये जो बॉन्ड होता है ना, इसको कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स। क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड्स कहते हैं। तो आपका आंसर आ गया होगा। और ये जो लाइन होता है, इसको ये पूरा लाइन को हम लोग कहते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। क्या कहते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं। तो आंसर क्या होगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्या है, क्या कहलाएगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। डीएनए स्ट्रैंड्स न्यूक्लियोटाइड एक साथ जुड़े होते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से। किसके, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। न्यूक्लियोटाइड यानी न्यूक्लियोसाइड्स डिफर फ्रॉम अ न्यूक्लियोटाइड इट लैक्स ऑफ, यानी फॉस्फेट की कमी हो जाएगी तो उसमें क्या हो जाएगा, बॉन्ड में कमी आएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, फॉस्फेट। क्या होगा आंसर, फॉस्फेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, बोथ डीऑक्सीराइबोज एंड राइबोज बिलोंग्स टू अ क्लास ऑफ सुगर्स कॉल्ड। देखिए डीऑक्सीराइबोज बोले तो ये डीएनए वाला है, क्या वाला है, डीएनए वाला। राइबोज बोले तो ये आरएनए वाला है। राइबोज बोले तो आरएनए वाला, डीऑक्सीराइबोज बोले तो डीएनए वाला। इसमें जो शुगर होते हैं उसको कहते हैं पेंटोज। क्या कहते हैं, पेंटोज, यानी पेंटास शुगर होता है, पेंटोजेस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखिए VVI क्वेश्चन, क्या ये क्वेश्चन आप बना पाएंगे, क्या लग रहा है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं इसलिए लाया हूं कि 10th 9th का जो एग्जाम हुआ उसमें इस तरह का क्वेश्चन था, इसीलिए लेकर के आया हूं। तो इसको देखिएगा बारीकी से। सबसे पहले जानिए, देखिए ये कहलाता है, ये प्लेटिनम जो होता है इसको कहते हैं सेंट्रल मेटल एटम। क्या कहते हैं, सेंट्रल मेटल एटम कहिए या आयन कहिए, आपकी मर्जी। जो मेटल होता है यहाँ पे उसको कहते हैं सेंट्रल मेटल एटम। उससे जो अटैच होता है इसका नाम है लिगेंड। क्या नाम है, लिगेंड। जो जुड़ा रहता है उसको क्या कहते हैं, लिगेंड। ये भी है आपका लिगेंड, ठीक है। तो लिगेंड है आपका कौन, NH3। NH3 को कहते हैं हम लोग अमोनिया। ये न्यूट्रल लिगेंड है, क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है, ठीक है। Cl ये एनायन लिगेंड है, क्या है, एनायन लिगेंड है। तो न्यूट्रल लिगेंड का जो है जो नाम रहता है वही, इसका नाम, हमारा जो नाम है NH3 का, इसका नाम है अमोनिया। क्या नाम है, अमोनिया, ठीक है। जब इसका नाम लिखेंगे तो एमोनिल क्या लिखेंगे, एमिनो लिखेंगे। नाम लिखेंगे तो एमिनो लिखेंगे। एनायन वाला का जब नाम लिखा जाता है तो इसमें लग जाता है आइडो, लास्ट में क्या लगता है, आइडो। तो यहाँ शुरू क्या से, क्लोरो से, तो इसका नाम पूरा हो जाएगा क्लोरिडो। क्या लिख जाए, नाम लिखा क्लोरिडो, याद रहेगा। चलिए, यानी बेसिक वाला का नाम जो होता है, सॉरी एनायन के नाम के लास्ट में लगता है आइडो। क्या लगता है, आइडो। न्यूट्रल जो नाम रहता है, जो नाम रहता है वही लिखाता है। अब यहाँ बात आ जाएगी यहाँ सेंट्रल मेटल एटम की, तो सेंट्रल मेटल एटम का नाम बाद में लिखाएगा। लेकिन यहाँ देखिए ये है एनायन, और तो ये जब हमारा ये न्यूट्रल है तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये केटायन होगा। तो जब मेटल केटायन होगा, जब मेटल केटायन होगा तो उसका जो नाम होगा वही लिखाएगा। जब एनायन होगा तो उसका नाम में लैटिन लगेगा। क्या लगेगा, लैटिन। जैसे प्लेटिनम है तो ये अगर एनायन होता मतलब नेगेटिव वाला होता तो प्लेटिनेट लग जाता। क्या लग जाता, प्लेटिनेट। मतलब याद रखिएगा कि अगर मेटल एनायन हुआ, क्या हुआ, एनायन हुआ तो लास्ट में क्या लगेगा, ATE लग जाएगा, ठीक है। रटना कुछ नहीं है। एनायन हुआ मतलब नेगेटिव वाला आएगा तो 8 लग जाएगा, ठीक है। अगर पॉजिटिव वाला हो तो जो नाम रहेगा वही नाम लिखेगा। पॉजिटिव हुआ तो जो नाम
वही नाम, जो नाम वही नाम। कोई दिक्कत? याद रहेगा? ज्ञान घर याद रहेगा ना आपको एग्जाम में? बिल्कुल याद रहना चाहिए। चलिए अब यहाँ पे नाम लिखने से पहले इसका हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर निकालते। इसको हम लोग, आप चाहे तो नोट कर लीजिएगा, इसको हम लोग इरेज करते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे इसका निकालना ऑक्सीडेशन नंबर, जिसका निकालना लिख लीजिए पीटी। ये है न्यूट्रल, NH3 क्या है? न्यूट्रल, तो न्यूट्रल का चार्ज होगा 0। चलिए प्लस Cl होता है एनायन, एक Cl पे कितना चार्ज होता है? -1। क्या Cl है? -2, तो ये हो जाएगा -2। क्या इस कंपाउंड पे कोई चार्ज दिखा आपको? नहीं, तो ये इक्वल किसके? 0 के बराबर हो जाएगा। चलिए तो प्लेटिनम बताइए, -2 बराबर 0, तो प्लेटिनम बराबर क्या हो जाएगा? प्लेटिनम बराबर 2। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर प्लेटिनम का निकल के आया। तो जब हम नोमेनक्लेचर करेंगे, क्या करेंगे? नोमेनक्लेचर करेंगे तो ये 2 नहीं लिखेंगे, इसी 2 को हम लोग लैटिन में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इस तरह से लिखेंगे। लेकिन अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि 0 को कैसे लिखें? तो 0 का आविष्कार भारत में हुआ, तो भारत का जो 0 जैसे है वैसे रहेगा। अगर ऑक्सीडेशन नंबर किसी सेंट्रल मेटल एटम का 0 आ रहा है तो 0 का आविष्कार भारत में हुई है, तो जो जैसे है वैसे लिखाएगा, 0 ही लिखाएगा। लेकिन अगर 2 आ रहा है तो 2 को रोमन में इस तरह से लिखेंगे, 3 आएगा तो इसको लिखेंगे इस तरह से। आई बात समझ में? आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब नाम कैसे लगेंगे? तो अब बताइए मुझे, यहाँ पे आपका अमीन है या क्लोरो है? तो ABCD में पहले A या पहले C? पहले A, तो इसका नाम लिखेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे? पहले एक अमोनिया रहता था हमारा, एक अमोनिया लिखा जाता है। यहाँ कितना है? 2 है, तो 2 के लिए यूज करते हैं डाई एमिनो। डाई एमिनो क्या क्लोरीन है? 2 क्लोरीन है, तो 2 के लिए हम लोग यूज करेंगे डाई क्लोरिडो। एक ही साथ लिखाएगा, कोई गैप उप नहीं होगा, कोई गैप नहीं होगा। डाई क्लोरिडो, डाई क्लोरिडो। अब यहाँ पे हमारा क्या है? अब कुछ नहीं, मेटल है। मेटल हमारा पॉजिटिव वाला है, तो प्लेटिनम। प्लेटिनम ऑक्सीडेशन नंबर कितना? 2, तो 2। आए बात समझ में? कोई दिक्कत? आंसर क्या हो जाएगा? शायद इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा, कोई ऑप्शन ही इसमें नहीं दिख रहा, तो ऑप्शन बना दीजिएगा। डाई एमिनो, डाई क्लोरिडो, प्लेटिनम 2। आए बात समझ? कोई ऑप्शन इसमें, कोई ऑप्शन है, टाइपिंग मिस्टेक होगा, कुछ भी नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, प्रोटीन के प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड में अमीनो एसिड के एक विशिष्ट क्रम में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अमीनो एसिड का यह क्रम कहा जाता है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। डीएनए और आरएनए में प्रत्येक 4 आधार होते हैं, यानी बेस न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। देखिए डीएनए में जो पाया जाता है, डीएनए में पाया जाता है, इसका नाम होता है एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन। जब गुआनिन और साइटोसिन जो होता है, गुआनिन और साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड से होता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि गुआनिन और साइटोसिन में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। और एडेनिन थाइमिन में जो होता है A डबल बॉन्ड 3 होता है। तो एडेनिन गुआनिन थाइमिन में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड? तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। याद रहेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट कॉन्सेप्चुअल, कहीं भी क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। गुआनिन और साइटोसिन में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। थाइमिन और एडेनिन में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, राइट। चलिए डीएनए में थाइमिन पाया जाता है, आरएनए में जो होता है थाइमिन नहीं पाया जाता है। ठीक है, आरएनए में थाइमिन नहीं पाया जाता। तो आंसर क्या हो जाएगा? आरएनए में पूछ रहा है कौन? नहीं, तो आरएनए में थाइमिन नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग बी ग्रुप विटामिन कैन बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी? B12। इसमें एक मेटल पाया जाता है जिसको कहते थे कोबाल्ट। क्या कहते हैं? कोबाल्ट। B12 का दूसरा नाम है कोबालामीन। क्या नाम है? कोबालामीन। याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग बेसेस इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए? हमने बात क्या बताया था? डीएनए में कौन कौन पाया जाता है? एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन। यूरेसिल डीएनए में नहीं होता, यूरेसिल आरएनए में होता है। तो डीएनए में पूछा था, आंसर क्या हो जाएगा? यूरेसिल। आए बात समझ? यूरेसिल किस में होता है? आरएनए में होता है। ठीक है, थाइमिन किस में? थाइमिन डीएनए के सुन लीजिए, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन, ये डीएनए में। आरएनए में हमारा यूरेसिल नहीं होता है। आए बात समझ में? आरएनए में यूरेसिल होता है, डीएनए में यूरेसिल नहीं होता। आरएनए में थाइमिन नहीं होता है, आरएनए में थाइमिन नहीं होता, जबकि डीएनए में यूरेसिल नहीं होता। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मानव नाल द्वारा स्रावित नहीं होती है? अब हार्मोन आए तो चलिए, मानव नाल हार्मोन है यहाँ पे HCG, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये होती है। लुटिनिंग हार्मोन नहीं होती है, ये पिट्यूटरी से होता है। किससे होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाज डिफरेंस बीज पुटिकाओं से वाहिनी प्राप्त करता है और मूत्र मार्ग में खुलता है, इसको क्या बोलेंगे? ये कहलाएगा इजैकुलेटरी डक्ट। क्या कहलाएगा? इजैकुलेटरी डक्ट कहलाएगा। इजैकुलेटरी का मतलब होता है, इजैकुलेटरी का मतलब होता है डिस्चार्ज करना। क्या करना? डिस्चार्ज करना। चलिए यूरेथ्रल रेफर टू, ये जो होता है एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द यूरिनोजेनिटल डक्ट होता है। ठीक है, यूरेथ्रल जो यूरिन पास करता है,
यूरिन, यानी मेल में यूरिथ्रा जो होता है वो यूरिन भी पास करता है और स्पर्म भी पास करता है, बट फीमेल में जो होता है ओनली यूरिन पास करता है। ठीक है, फीमेल में यूरिथ्रा का जो साइज होता है 2 से 3 सेंटीमीटर होता है, जबकि मेल में 7 से 8 सेंटीमीटर का होता है। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कवक और बैक्टीरिया जैसे अपघटक होते हैं, कैसा होता है? ये जो होता है आपका बैक्टीरिया कवक, फंगी जो होता है हेटरोट्रॉफिक होता है, बैक्टीरिया जो होता है सेप्रोफाइटिक होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, बोथ आंसर, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर, बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में जाइए। सूक्ष्म जीवों द्वारा खनिजीकरण की प्रक्रिया किसकी रिहाई में मदद करती है? चलिए, द प्रोसेस ऑफ मिनरलाइजेशन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प्स इन द रिलीज ऑफ, ये कहलाएगा इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम ह्यूमंस। क्या कहलाएगा? इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम ह्यूमंस। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कुछ? अब नहीं है, यही तो क्वेश्चन है। तो ये आपका कंप्लीट एनसीईआरटी का सारांश था, इधर उधर की एक भी क्वेश्चन नहीं थी। ये अगर आपको विश्वास नहीं हो तो आप एनसीईआरटी खोल के देख लीजिए, एग्जाम्पलर देख लीजिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लीजिए। पूरे एनसीईआरटी का लाइन था, एनसीईआरटी का क्वेश्चन था दिया हुआ, जो मैंने आपके सामने डिस्कशन किया। जो इंपॉर्टेंट लगा मैंने उसके बारे में बता भी दिया। ठीक है, आपको यानी अगर आपसे पूछे ग्वानिन और साइटोसिन में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड, तो आपको ये पता होना चाहिए कितने, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। थायमिन और एडेनिन में कितने, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। मैं बस इसी लेक्चर के साथ यहाँ तक आपको क्या करता हूँ, समाप्त करता हूं। फिर नेक्स्ट वीडियो हम सेट 4 लेकर के आएंगे, कंप्लीट एनसीईआरटी रहेगा। ठीक है, ज्ञान घर के साथ बने रहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।